Hello everyone, welcome back to MB Classes Level 1 HRM. Today we will discuss about the Industry Relation Code and Social Security Code. आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू लेबर कोड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन हमने कोड ऑफ वेजेस 2019 पढ़ा था. देन ये हमारा फ्रेमवर्क है. आपको कोड ऑफ वेजेस वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो. मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट वेजेस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, यूनिफॉर्मिटी. अब मैंने आपको बताया सैलरी, वेज, फ्लोर वेज, जेंडर न्यूट्रल पे दिया गया था. आज की वीडियो हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री रिलेशन कोड एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी. इंडस्ट्री रिलेशन कोड में ट्रेड यूनियन एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एंड इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट आता है. ठीक है, वो क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन हायरिंग, स्ट्राइक रेगुलेशन एंड ईज ऑफ एग्जिस्टिंग. देन कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में हमारा ईपीएफ, ईएसआई, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेचुटी, एम्प्लॉय कंपनसेशन, ऑलरेडी इसमें 9 एक्ट हैं जो कि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी. देन OSSWC कोड में हमारे 13 एक्ट आते हैं जो हेल्थ सेफ्टी रिगार्डिंग कंडीशन को देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अब इंडस्ट्री रिलेशन कोड. देन इंडस्ट्री रिलेशन कोड की बात करूं तो आपको पता है सारे कोडेड ऑपरेशन एज ए मई और 2026 हुए हैं. पहली बात तो आपको अलग से पढ़ने, और सबकी इफेक्टिव डेट कब से? नवंबर 21, 2025. तो ये तो सबका सेम है. ठीक है, इसमें क्या है, 3 एक्ट को कंसोलिडेट किया है. कौन कौन से? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947. ये क्यों किया गया है? आईआरडी कोड को क्यों बनाए? प्रोमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अगर आप एम्प्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, रिड्यूस करोगे मल्टीपल ट्रेड यूनियन, तो कहीं ना कहीं बिजनेस करने में हेल्प मिलेगी. ठीक है, हर किसी को अपना सेटअप करना स्टार्ट इजी लगेगा. देखो इस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इन सारे एक्टों को एक ही जगह लगा दिया. कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है यूनियन रिगार्डिंग है, कोई रीव रेगुलेशन रिगार्डिंग है, सब एक ही फनल में हमारे. देन अब यहाँ पे वर्कर की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया है. पहले क्या था? वर्कमैन था, याद रखिएगा. अब क्या हो गई? वर्कर हो गई. और कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैनेजर और वर्कर में. तो आपको मैं अभी बताऊंगी इनका डिफरेंस. ए पर्सन वर्किंग इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी, कोई भी पर्सन है सुपरवाइजरी कैपेसिटी का काम कर रहा है, तो वो लीगली क्लासिफाइड कैसे? वर्कर. कब है? जब वो 18,000 से कम पैसा पा रहा है. मतलब अगर वो 17,000 पा रहा है, 10,000 उसको मिल रहा है, अगर भले वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी का है, सुपरवाइजर है, तब भी वो वर्कर माना जाएगा. इसमें कौन इंक्लूड नहीं होते हैं, कौन कौन एक्सक्लूड होते हैं? कोई भी है जो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, सुपरवाइजरी अर्निंग जिसका 18,000 से ज्यादा है, तो वो हमारा इसमें वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएगा, और वो एक्सक्लूड कर जाएगा रेजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. ठीक है, वहां उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा. तो आपको इतना तो पता चलेगा जिनका 18,000 से कम है, भले वो सुपरवाइजर हो, उसको भी वर्कर माना जाएगा. अगर 18,000 से ज्यादा है तो वो मैनेजर है. हाई अर्निंग सुपरवाइजर एंटायरली स्ट्रिक्ट टू ट्रिब्यूनल प्रोटेक्शन, मस्ट रिलाई ऑन सिविल कोर्ट और रॉन्गफुल टर्मिनेशन. जो हाई अर्निंग सुपरवाइजर है, सपोज करो जिनको 25,000 मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो वो किस पे रिलाय है? सिविल कोर्ट पे, ना कि इंडस्ट्री डिस्प्यूट कोर्ट. मैंने आपको बता दी सुपरवाइजरी कैपेसिटी जो 18,000 से कम है, इस उन्हें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? इंडस्ट्री रिलेशन कोड, ट्रिब्यूनल प्रोटेक्शन, कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मशीनरी. लेकिन जो 18,000 से ऊपर हो गए, ना तो वो आईआर कोड में, ना ट्रिब्यूनल है, ना उनकी लिमिटेड जॉब हो है, सिक्योरिटी है, कॉन्ट्रेक्चर है, डायरेक्ट नेगोशिएशन करते हैं, तो इंडस्ट्री रिलेशन कोड ने ये हमारा भी कंसिक्वेंसेज है. ठीक है, ये ट्रैप है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा. देन फॉर्मिंग द यूनियन. अच्छा, पहले क्या था? जो ट्रेड यूनियन, अगर मैंने आपको एक्ट पढ़ा हो, ट्रेड यूनियन एक्ट आप देखिएगा, तो वहां पे क्या है? 10% वर्सेस 100% रूल था कि कोई भी यूनियन जब रजिस्टर हो सकती है कम से कम 10% ऑफ वर्कर और 100 वर्कर, विच एवर इज द लेस. सपोज करो किसी का 1,000 है, ठीक है, तो 1,000 का 10% कितना हो गया? 100 हो गया. तो ये तो 100. अगर सपोज 2,000 है तो 200 हुआ, तो वो 100 ही माना जाएगा. वैसे 10%, मतलब जितना 100 से ज्यादा नहीं हो, और 10% जो कम होगा वो हमारा इसमें इतना तो होना चाहिए रजिस्टर करने के लिए. एम्प्लॉयमेंट मैंडेट, उन्होंने बोला कि कम से कम 60 मेंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अप्लाई करे होने चाहिए, और वो एम्प्लॉयड होने चाहिए स्टेब्लिश्ड में. एलिमिनेट फुली आउटसाइडर रनिंग यूनिट, मतलब बाहर के लिए नहीं, अंदर के ही मेंबर 7 मेंबर होने चाहिए. ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए. अगर कभी भी मेंबर ड्रॉप बिलो 7, तो वो अपने आप रजिस्ट्रेशन हमारा
कैंसिल हो जाएगा। और ट्रेड यूनियन एक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं टैग कर दूंगी, आप वहां पे जाके डिटेल वीडियो देख सकते हो। देन पावर शिफ्ट इन बार्गेनिंग। पावर शिफ्ट इन बार्गेनिंग क्या है? ये पहले क्या है, रिकॉग्निशन नहीं मिली थी ट्रेड यूनियन को, लेकिन ये जो कोड आया है इंडस्ट्री रिलेशन कोड, इसने मतलब रिकॉग्निशन दिलवाई। सोल नेगोशिएशन यूनियन है। अगर कोई भी सिंगल यूनियन जिसके पास 51% से ज्यादा वर्कर हैं, मतलब सपोर्ट में हैं, मस्टर रोल पे हैं जो मेंबर, तो वो रिकॉग्नाइज कैसे कर लेगी? सोल नेगोशिएशन बॉडी है, वो जाके डायरेक्ट जाके कम्युनिकेट कर सकती है। अगर किसी के पास, सिंगल यूनियन के पास 51% से ज्यादा नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? काउंसिल फॉर्म कर सकते हैं कि कम से कम 20% मेंबरशिप हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस काउंसिल में 20% अगर है तो वो मिलके अपनी काउंसिल बना के नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। देन देखो, पहले तो मैंने रजिस्ट्रेशन रूल बताया आपको कि 10 या 100 वर्कर विच एवर इज लेस। अगर आपकी कंपनी में सपोज करो 100 ही वर्कर है, तो 100 का 10% कितना होगा? एक। तो एक ही, वैसे एक की तो यूनियन नहीं बनती, अगर 200 है तो 2, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2000 है तो 100 ही माने जाएंगे। मिनिमम 7% एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, तब वो रजिस्टर होगी। रजिस्टर हो गया। अब नेगोशिएशन काउंसिल में मिनिमम 20% मेंबरशिप होनी चाहिए, और शो नेगोशिएशन में 51% ऑफ मेंबरशिप, मतलब उनका सपोर्ट मस्टर रोल पे रिजल्ट होनी चाहिए। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं पावर बढ़ रही है। अब सोल नेगोशिएशन की सबसे ज्यादा पावर है, वो हायर मतलब थ्रेशोल्ड है फॉर ग्रेटर अथॉरिटी। देन हायर एंड फायर थ्रेशोल्ड। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर था, तो सबसे ज्यादा शिफ्टिंग हुई। पहले क्या था कि एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट वहां पे था, जहां 100 वर्कर काम करते हैं, तो वहां पे स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब वहां पे रूल रेगुलेशन, आपको कैसे काम करना है, कैसे आप टर्मिनेट होंगे, क्या कंडीशन होगी, ये सारा होता था। लेकिन अब क्या कर दिया? 300 वर्कर कर दिया। अगर आपकी कंपनी में 299 भी वर्कर हैं, तब भी आपको जरूरत नहीं है गवर्नमेंट के वो उसमें फॉलो करने की, ठीक है। तो मॉडल ऑफ स्टैंडिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड प्री ड्राफ्टेड मॉडल ऑर्डर इफ एम्प्लॉय अडॉप्ट देम एग्जैक्टली, नो लेंथी सर्टिफिकेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड। तो पहला तो इन्होंने क्या कर दिया कि 300 वर्कर तक ले आए, तो अब इजी हो गया ना। पहले तो 100 थे, तो आपको पता है कि आप मतलब फायर नहीं कर सकते हो, आपको क्लोजर इतना है, मतलब इतने, अगर कंपनी क्लोजर कर रहे हो तो इतने दिन का टाइम होना चाहिए। अब आपने डायरेक्ट कर दिया 300 वर्कर, तो 300 वर्कर जहां होंगे वहीं पे ये स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई होगा। पहला मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग से एक मॉडल बनाया है कि आपको खुद को उसको करने की जरूरत नहीं है, लेंथी सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है, आप इसे एग्जैक्टली फॉलो करिए और ये भी आपका लीगल माना जाएगा। दो चीज, ठीक है। देन फिक्स टर्म एंड रीस्किलिंग, फॉर्मलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? लीगली वैलिडेटिंग, जो हायर वर्कर कर रहे हो, आप डायरेक्ट कर रहे हो, फिक्स ड्यूरेशन दे रखा है विदाउट अ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर। सपोज अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपने डायरेक्टली हायर किया है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, ये कहलाएगा हमारा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो फॉर्मलाइज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स को। तो यहाँ पे जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है वो एलिजिबल है ग्रेचुटी के लिए। जैसे अभी हमने ग्रेचुटी एक्ट पढ़ा था, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो वहां पर 5 ईयर का था, लेकिन नए जो हमारे वो आए हैं उन्होंने बता दिया कि अगर आपने 1 साल भी काम किया है तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको 1 ईयर सर्विसेज में भी मिलेगा। तो जो पहले 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस था, अब वो अबॉलिश हो गया। रीस्किल फंड, मतलब एम्प्लॉय मस्ट कंट्रीब्यूट 15 डे ऑफ लास्ट राउंड वेज इन एनी रिट्रेंच वर्कर टू गवर्नमेंट रीस्किल फंड विद इन द 45 डे। मतलब उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयर को कितना है, 15 दिन, जितना उसने लास्ट रो में, मतलब जैसे सपोज करो वो रिट्रेंच कर रहा है तुमने वर्कर को, मतलब निकल गया कंपनी से, तो अब उसको कितना देना है? एटलीस्ट 15 डे जो लास्ट राउंड वेजेस है वो आपको कंट्रीब्यूट देना पड़ेगा, और वर्कर को गवर्नमेंट रीस्किलिंग फंड विद इन 45 डे के अंदर रीस्किलिंग फंड के लिए देना है। तो ये हमारा रीस्किलिंग के लिए। देन ले ऑफ रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर। तो अभी हम बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया, जहां पे 300 से कम वर्कर हैं तो वहां पे तो आपको गवर्नमेंट की कोई भी नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, रिट्रेचमेंट करना हो, ले ऑफ करना हो, क्लोजर करना हो, कोई भी नहीं। तभी दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द इजी टू हायर एंड फायर। अब उन्होंने बोला अगर सपोज करो आपके 300 वर्कर हैं, अगर रिट्रेंच वर्कर, सपोज आपको रिट्रेंच कर रहा है, कोई वर्कर को निकालना है, ठीक है, तो मस्ट बी स्टिल इन गिवन 1 मंथ नोटिस। आपको क्या करना है? 1 मंथ नोटिस देना है, और उनको कंपनसेशन 15 डे एवरेज पे पर कंप्लीटेड योर सर्विसेज। मतलब जो आपकी सर्विस, सपोज आप 30,000 ले रहे हो, तो 15,000 उसका एवरेज इंटू कितने ईयर उसने सर्विस किया, उसके बेसिस पे उसको
मिलना चाहिए। वर्कर रीस्किल फंड मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये न्यू स्टैच्यूटरी फंड आया है जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अमाउंट इक्वल टू 15 डे ऑफ लास्ट राउंड वेजेस। मतलब अभी मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें क्या है 15 दिन का जो उन्होंने लास्ट राउंड वेजेस किया उसको कंट्रीब्यूट करता है रिट्रीच वर्कर के लिए जो 14 डे ऑफ रिट्रीचिंग रीस्किलिंग के लिए। ठीक है, जो रिट्रीच किया है कितने दिन के अंदर कर देगा, 45 दिन के अंदर। देन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लीगल स्ट्राइक, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। आपको पता है पहले क्या था कि मतलब जो पब्लिक इमरजेंसी थी उन्हीं के लिए था, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए था। अब यूनिवर्सल नोटिस कर दिया, उन्होंने बोला कि आप कोई सी भी स्ट्राइक और लॉकआउट करो आपको 14 डे नोटिस देना पड़ेगा बिफोर एनी स्ट्राइक। पहले इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में सिर्फ किसके लिए था, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए था, अब सबके लिए। ठीक है, देन वैलिडिटी, स्ट्राइक नोटिस इज वैलिड फॉर मैक्सिमम 60 डे। जो स्ट्राइक का नोटिस है वो 60 दिन तक वैलिड रहेगा। कंसिलेशन ट्रिप, वंस एंड नोटिस सर्व, एक बार आपने नोटिस सर्व कर दिया तो अगर कंसिलेशन प्रोसीडिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो गई तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, प्रीसीडिंग टाइम में नहीं कर सकते हो, विद इन 7 डे ऑफ देयर कंसिलेशन नहीं कर सकते हो, अगर कंसिलेशन के 7 दिन कंक्लूजन के 7 दिन के अंदर नहीं कर सकते हो, ये स्ट्रिक्टली इलीगल। लुक एट दिस इमेज, देखो सबसे पहले स्ट्राइक ब्लैकआउट टाइमलाइन अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री डिस्प्यूट के अंदर क्या था, 14 डे का नोटिस था सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। अब इंडस्ट्री रिलेशन कोड ने क्या किया, इसे यूनिवर्सल बना दिया हर एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और क्या है इसमें देखो रिक्वायरमेंट मैंने बताया 14 डे का नोटिस है, नोटिस पीरियड फर्स्ट डे से स्टार्ट किया 14 दिन तक है। ठीक है, स्टार्ट होगा। देन लाइफ स्पेन मैंने आपको बताया 60 दिन तक चलता है। वैलिड फ्रॉम 15 दिन के बाद ये वैलिड हो जाएगा, नोटिस वैलिड मैक्सिमम 60 डे, स्ट्राइक कैन बी कॉल्ड विद इन द विंडो। मतलब जैसे 14 दिन का नोटिस दिया, 15वें दिन से आप स्ट्राइक कर सकते हो 60वें दिन तक। ठीक है, तो यहाँ इस विंडो में आप स्ट्राइक कर सकते हो, 60 दिन हो गए। देन ब्लैकआउट इलीगल स्ट्राइक ड्यूरिंग कंसिलेशन प्रोसीडिंग, अगर आपकी कोई कंसिलेशन प्रोसीडिंग है या कंक्लूजन के आफ्टर 7 डे है तो वो इलीगल मानी जाएगी, नो स्ट्राइक पीरियड इलीगल। ओके, देन अपग्रेडेड डिस्प्यूट मशीनरी, कौन कौन सी डिस्प्यूट मशीनरी अब अपडेट हुई है। सबसे पहले अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करो, इंडस्ट्री डिस्प्यूट है तो उसमें बहुत सारी बॉडी थी, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन थी, लेबर इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी, लेबर कोर्ट थे, इन सबको परमानेंटली अबॉलिश कर दिया, मतलब इन सबको खत्म ही कर दिया। अब सिर्फ दो हमारे पास बची हैं, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल। अब इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल ही सारी चीजें देखती है हमारी, वेजेस रिगार्डिंग, डिसिप्लिन रिगार्डिंग सारा, और नेशनल जो हमारी कंट्री की इंपोर्टेंस है, नेशनल की इंपोर्टेंस है वो देखती है। और दूसरा इसमें क्या किया कि पहले सिर्फ एक मेंबर होता था, है ना, 1 इंडिपेंडेंट पर्सन होता था, अब इन्होंने 2 मेंबर ट्रिब्यूनल कर दिए, क्योंकि जो पहले का ब्लॉकेज है उसको क्लियर करने के लिए इन्होंने 1 जुडिशियल मेंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हायर कर लिया। तो ये हमारी अब परमानेंट अबॉलिश किसको किया, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर ऑफ कोर्ट। नया क्या आ गया, 2 मेंबर ट्रिब्यूनल आ गया, डिस्प्यूट डायरेक्टली इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल जा सकते हो, 1 जुडिशियल मेंबर है, 1 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है। अब कभी इंटरनल कन्फ्लिक्ट हुए, ठीक है, उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या है, सपोज करो कोई कंपनी में काम कर रहा है वर्कर, उसको ऐसा लगता है कि उसका कलीग उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, उसका सीनियर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उसको इक्वल इक्विटी नहीं मिल रही, उसे इक्वल पे नहीं मिल रहा, उसके साथ विमेन के साथ कुछ मतलब अच्छे से इक्वल पे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए एक कमेटी आई, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, जो कि हमने इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ी थी। तो वहाँ पे क्या है, कोई भी कमेटी हो, कोई भी कंपनी हो जहाँ 20 या 20 से ज्यादा वर्कर है तो वहाँ पे ये कमेटी कंपलसरी है। यहाँ पे क्या कंपोजिशन, कम से कम मैक्सिमम 10 मेंबर होने चाहिए और एम्प्लॉयर और वर्कर इक्वली होने चाहिए, और जो वुमेन है वो प्रपोर्शन के बेसिस पे कि कितने वहाँ पे विमेन है उसके बेसिस पे वहाँ पे हमारा कंपोजिशन में विमेन भी होना कंपलसरी है। और इन्होंने टाइमलाइन की थी, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है वो रिजॉल्व इंडिविजुअल ग्रीवेंस, मतलब मेरा खुद का, सपोज मैं काम कर रही हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मुझे ग्रीवेंस फील हो रहा है, मुझे कंप्लेन है किसी की, तो विद इन 30 डेज के अंदर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। देन पेनल्टी एंड प्रोटेक्टेड वर्कर, तो पेनल्टी क्या, अनफेयर लेबर प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्शन पढ़ा हुआ। प्रोटेक्टेड वर्कर, यूनियन ऑफिस वियर सील्ड फ्रॉम विडिक्ट मिसमिसल, मतलब इन्होंने क्या किया, जो प्रोटेक्टेड वर्कर हैं उन्होंने क्या किया, एक सील्ड की तरह, मतलब एक ग्लास की तरह उनको बचा के रखा है डिसमिसल से। केप्ट 1% ऑफ वर्कफोर्स, मिनिमम 5 मैक्सिमम, मतलब कम से कम एक कंपनी में 1% ऑफ वर्कफोर्स है, कम से कम 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 है, जो कि उनके पास अच्छे से प्रोटेक्शन है।
आप उन्हें डिसमिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। नोटिस ऑफ चेंज एम्प्लॉय मस्ट, अगर उनको करना है, अगर उनको कोई सर्विसेज कंडीशन भी चेंज करनी है तो एम्प्लॉयर को कम से कम 21 डे का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, सर्विस कंडीशन में। फाइनेंशियल पेनल्टी, द कोड ऑफ डिक्रिमिनलाइज माइनर इन्फेक्शन, मतलब कोड ने क्या किया, जो माइनर पेनल्टी उन सबको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, कम कर लिया। अब उन्होंने फाइनेंशियल पेनल्टी क्या कर दी है, बढ़ा दी गई है। जैसे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती है तो 10,000 to 2 लाख रुपीज तक का पेनल्टी फाइन है। देन अब इंडस्ट्री रिलेशन कोड हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल सिक्योरिटी का, एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी नेट बियॉन्ड द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज सेक्टर टू द अनऑर्गेनाइज। पहले क्या था, सारा सोशल सिक्योरिटी किसको मिला था, ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिला था। अब किसको मिल रहा है, अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स को मिल रहा है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइज, मुझे सबके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। ये सोशल सिक्योरिटी कोड है, इसके 9 पिलर है। मतलब अगर मैं बात करूं, जो पुराने 9 एक्ट हैं वो इसमें आके मिक्स हो गए हैं। पहला हमारा जो, अगर मान लीजिए सबसे ओल्डेस्ट एक्ट इसमें आया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, क्योंकि ये भी सिक्योरिटी देता है ना, अगर कोई डिसेबलमेंट हो जाता है, किसी को इंजरी हो जाती है तो उसका कंपनसेशन देता है, दैट्स व्हाई कम अंडर द सोशल सिक्योरिटी। देन उसके बाद हमारे 2 एक्ट आए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, जो हमारे हेल्थ एंड रिटायरमेंट को देते हैं, ठीक है। तो इनका याद रखिएगा। दी जाए प्राइमरी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, ठीक है, पीएफ और ईएसआई। तो ये 3 एक्ट हो गए। देन ग्रुप 3 के अंदर हमारे 2 एक्ट आए। कौन कौन से, वुमेन और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करूं तो कौन कौन से हमारे, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। देन एग्जाम फोर्स ग्रेचुटी, अब आपको पता है रेडिकली चेंज हो गई है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय अब 1 ईयर प्रो डेटा बेसिस पर हो गई है, पहले 5 साल की थी। अब मैटरनिटी बेनिफिट भी 50 एम्प्लॉय के लिए हो गई है, ना कि सिर्फ विमेन के लिए। तो इस एक्ट के अंदर विमेन की भी मतलब सोशल सिक्योरिटी के लिए 2 आ गए, ग्रेचुटी, रिटायरमेंट एंड विमेन। देन उसके बाद हमारे 4 एक्ट आए हैं हमारे स्पेसिफिक सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। जैसे एम्प्लॉय एक्सचेंज कंपलसरी, ये हमारे सिलेबस में नहीं था तो मैंने इसको नहीं पढ़ाया। द साइन वर्कर वेलफेयर फंड, ये भी नहीं था। अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये भी नहीं था। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर एक्ट, ये है हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 9 है। सबसे पहले आपका कंपनसेशन एक्ट हुआ, फिर उसके बाद आपका पीएफ और ईएसआई एक्ट हो गए, आपके 3 एक्ट हो गए। 3 एक्ट के बाद आपका विमेन के लिए एक मैटरनिटी एक्ट हो गया, 4 हो गए। देन आपके पास एक रिटायरमेंट हो गया, ग्रेचुटी जैसे 5 हो गए। 5 के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए 4 हो गए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, साइन वर्कर, इस तरीके से आपको याद करना है। देन अब प्रॉब्लम आती है, जैसे बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो आप याद रखिएगा ये 2 एक्ट में, एक OSHWC में भी है और सोशल सिक्योरिटी में। तो अगर आपसे पूछे बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट किसके अंदर है, तो पहले आप याद रखिएगा OSH, ऑक्यूपेशन सेफ हेल्थ वर्किंग कंडीशन के अंदर है। अगर आपके पास कोई पूछे बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर सेस, मतलब जो टैक्स के जमा करके हम वेलफेयर फंड क्रिएट करते हैं, वो किसके अंदर है, तो ये है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर। तो ये एक्ट हमारा 2 जगह है, ठीक है। तो सेस मनी मतलब सोशल सिक्योरिटी, कंडीशन और सेफ्टी मतलब OSHW कंडीशन। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। देन गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, सोशल सिक्योरिटी इन्हीं को तो दे रहे हैं कि अगर फर्स्ट लीगल रिकॉग्निशन मिला गिग वर्कर को, तो आपको पता है गिग वर्कर क्या होता है, जो अर्न आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मतलब जो एक कंपनी में काम नहीं करते बट एज ए फ्रीलांसर कोडर की तरह काम करते हैं, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, उसे गिग वर्कर बोलते हैं। गिग वर्कर अगर ऑनलाइन एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म का यूज करके कस्टमर के साथ कनेक्ट रहते हैं तो उन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर बोलते हैं, जिसके अंदर जोमेटो, उबर, अर्बन कंपनी है। अग्रीगेटर, इन्होंने डिजिटल इंटीग्रेट कंपनी मैनेजिंग द प्लेटफॉर्म, सब डिजिटली ही कंपनी मैनेज करती है सारे प्लेटफॉर्म को। फंडिंग मैकेनिज्म क्या है कि जो 1% से 2% उनका एनुअल टर्नओवर है, उसके उनका 1 to 2% आपको कहाँ क्रिएट करना है, सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना है। और कंट्रीब्यूशन कैन नॉट एक्सीड 5% अमाउंट पेबल टू द वर्कर बाय द एग्रीगेटर, मतलब जो आप वर्कर को दे रहे हो वो 5%, उसके 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाफ सिटीजन ट्रेड, वर्चुअल रियलिटी ऑफ गिग वर्कर। अगर बात करो द कोड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी फंड, मैंने आपको बताया कोड क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी फंड प्रोवाइड करा रहा है ना गिग वर्कर को, लाइफ के लिए, डिसेबिलिटी के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए दे रहा है। इसमें ये एज ए एम्प्लॉय क्लासिफाइड नहीं है,
ये सिर्फ उनको सोशल सिक्योरिटी फंड दे रहा है, लेकिन वो अगर हम बात करें एम्प्लॉय को जो फैसिलिटी मिलती है वो इन्हें नहीं मिलती है, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉय, तो गिग वर्कर हैव नो लीगल राइट टू मिनिमम वेजेस, ओवर टाइम वेजेस, मैटरनिटी लीव, राइट टू फॉर्म रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन अंडर द अदर 3 कोड। सिर्फ उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का ट्रैप है, मतलब रियलिटी बता दूं आप। देखो, एग्रीगेटेड एनुअल टर्नओवर हो गया, केप्ट 5% ऑफ वेजेस से ज्यादा नहीं है, देन अभी एम्प्लॉय नहीं, इन्हें कोई भी बेनिफिट्स नहीं। देन ग्रेचुटी की बात करें, क्योंकि ये किसके अंदर है, सोशल सिक्योरिटी के अंदर ही आती है, कोड के अंदर। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी फिर से रिफॉर्म हुआ। आपको पता है पहले ये था कि अगर वो 5 साल की सर्विस कंटिन्यूस करेगा तब ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद तो सेम था। अब आया फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्शन। उन्होंने बोला फिक्स टर्म एम्प्लॉई अगर 5 ईयर, ऐसा नहीं है, अब जो 5 ईयर का वेट है उसने अबॉलिश कर दिया। उन्होंने बोला कि आपको ग्रेचुटी किसके बेसिस पे मिलेगी, प्रो डेटा ग्रेचुटी। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 ईयर का है तो आपने जितना दिन काम किया उसके बेसिस पे आपको ग्रेचुटी मिल जाएगी। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कितना है, ग्रेचुटी एलिजिबिलिटी रिड्यूस 5 साल से अब 3 साल होगी, याद रखिएगा। जर्नलिस्ट के लिए 3 साल है, फिक्स टर्म के लिए प्रो डेटा है। एंड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपको याद हो, ग्रेचुटी केप्ट एट 50 डे वेज फॉर कंप्लीटिंग, मतलब 15 दिन, ठीक है। मतलब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपका हो गया 15 दिन हो गए, देन डिवाइडेड बाई 26। आपको पता है 26 क्यों करते हैं, पता है ना, 26 इसको करते हैं क्योंकि महीने में 4 तो आपको छुट्टी मिलती है, इतना इंटू आपका कितना ईयर्स सर्विसेज किया, इसके बेसिस पे हम देखो। मिनिमम सर्विस आप 1 ईयर करिए तो आपको मिल जाएगा। वर्किंग जर्नलिस्ट की 3 ईयर है, स्टैंडर्ड परमानेंट एम्प्लॉय का हमारा 5 ईयर है, इस तरीके से है। और 10 ईयर तक अगर आप कंटिन्यूस करते हो तो उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। देन ग्रेचुटी कैलकुलेशन आई ऑलरेडी डिस्कस। अगर सपोज करो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो अगर ओनली ऑपरेट द पार्ट ऑफ ईयर, लाइक शुगर मिल है, टी प्लांटेशन है, जो कि सीजनल के बेसिस पे है, तो ग्रेचुटी रेट हम किसके बेसिस पे करेंगे, 7 डे वेज ऑफ ई सीजन वर्क नॉट 15 डे। जैसे हम मंथली 15 डे का कर रहे थे ना, अब हम 7 दिन का करेंगे वेजेस का, ठीक है। 7 दिन में उसका कितना वेजेस है इंटू उसने कितना टाइम काम किया डिवाइडेड बाई उसके बेसिस पे कर देंगे मंथ। देन वर्किंग जर्नलिस्ट की एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड रिड्यूस हो गई, तो अब ये 3 ईयर हो गया, ठीक है। देन मैक्सिमम कैप ट्रैप मैंने आपको बता दिया। पहले क्या था, ग्रेचुटी एक्ट में आप 20 लाख से ज्यादा ग्रेचुटी नहीं दे सकते। अब न्यू कोड ने क्या बोला कि उसने रिमूव कर दिया 20 लाख फिगर को इस एक्ट से इटसेल्फ। इवन अगर आप कोई देता है तो उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, तो उन्होंने 20 लाख वाला सिस्टम हटा दिया। देन कम टू द ईपीएफ एंड ईएसआई, ये भी तो सोशल सिक्योरिटी के हैं। देन इसमें क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। उन्होंने बोला कि रिमेन एट 20 और मोर एम्प्लॉय बट द रिस्ट्रिक्शन अप्लाई ओनली शेड्यूल इंडस्ट्री इज रिमूव। उन्होंने बोला कि यस, अगर किसी कंपनी में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वहां पे ये अप्लाई होगा, लेकिन उसमें क्या था कि ईपीएफ ईएसआई उन्हीं को मिला था जो शेड्यूल इंडस्ट्री में एक लिस्ट थी, ठीक है। शेड्यूल इंडस्ट्री की जो उस इंडस्ट्री उसमें लिस्टेड है उन्हीं को मिला था। अब इन्होंने क्या किया, उस चीज को रिमूव कर दिया। अब ये हर जगह एप्लीकेबल है सबसे पहले। और ईएसआई किस पे, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो ईएसआई है। ईपीएफ कहाँ है, जब 20 से ज्यादा वर्क काम कर रहे हैं और शेड्यूलिंग को हटा दिया है। हजारियस एक्सेप्शन, इफ ए एस्टेब्लिशमेंट कैरी आउट फिजिकल हार्ड लाइफ थ्रेटनिंग वर्क। और उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसी एम्प्लॉय ऐसी जगह काम कर रहा है जो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग है, हजारियस कंडीशन में काम कर रहा है, तो ईएसआई वहां भी काम करेगा जहां पर एक सिंगल एम्प्लॉय हो। अभी हमने 10 पढ़ा था ना, अगर आप ऐसी डेंजर जोन में काम कर रहे हो तो ईएसआई 1% पे भी अप्लाई होगा। ऑप्टेन फीचर इस्टेब्लिशमेंट विद फ्यूअर देन थ्रेशोल्ड लिमिट। सपोज करो कि अगर 20 एम्प्लॉय थे, अब बाद में ये 10 रह गए, तब भी वो अप्लाई होगा, ठीक है। और लिमिट नाउ वॉलंटरी ऑफ ईपीएफ ईएसआई स्कीम इफ द एम्प्लॉय एंड मेजोरिटी एम्प्लॉय अग्री। तो अगर आपने देखा हो कि इसकी लिमिट को भी आप डाउन कर सकते हैं अगर वो लोग अग्री हों तब भी। देन मैटरनिटी बेनिफिट, प्रोटेक्टिव वुमेन इन द वर्कफोर्स। क्वांटम कोर बेनिफिट रिमेन हमारा सेम है, 26 वीक ऑफ पेड मैटरनिटी लीव फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, 12 वीक ऑफ थर्ड चिल्ड्रन, ये है। लेकिन रियलिटी बताऊं, आज की डेट में भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो नहीं देते, वो वॉलंटरी आपसे ऐसा करेंगे कि आपको मजबूरन छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये सिर्फ हमारी बुक्स में ही है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में है, क्योंकि वो कोई भी एम्प्लॉयर इलाइबिलिटी से भागते हैं। देन मेडिकल बोनस, employer must pay a medical bonus 3500 notified by central government. Free prenatal postnatal care is not provided. अगर सपोज अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको प्रीनेटल मतलब उससे पहले और उसके बाद भी
आपको केयर करनी पड़ेगी। क्रेच फैसिलिटी, कोई भी स्टैब्लिशमेंट जहाँ 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई हैं तब भी आपको क्रेचेस मिलनी देनी पड़ेगी। अब इसे विमेन नहीं था, पहले का क्या था कि 30 विमेन है या 50 विमेन है तो देनी है। अब यहाँ पे विमेन से कोई काउंट नहीं। अगर आपकी कंपनी में 49 मेल है, 1 फीमेल है, तब भी आपको देनी पड़ेगी। वुमेन इज अलाउड 4 विजिट डे टू द क्रेचेस, 4 बार उसको क्रेचेस में जाना अलाउड है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्सक्लूजन ट्रैप, मैंने आपको बताया एलिजिबल कौन है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, जो एक्चुअली वर्क एटलीस्ट 80 दिन काम किया हो 12 महीने में, तो वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इमीडिएट प्रेसिडिंग डेट, मतलब इतना 80 दिन तो उसे काम करा होना चाहिए। क्रेच मिसकंसेप्शन क्या है, मैंडेट फॉर प्रोवाइडिंग अ क्रेच फैसिलिटी, पहले क्या था कि पहले सिर्फ विमेन होती थी तभी प्रोवाइड कराते थे, अब क्या है, अब अगर 50 उससे ज्यादा है तो वो मैंडेटरी है। मिसकैरेज, इफ इन केस ऑफ मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सपोज किसी को मिसकैरेज होगा या प्रेगनेंसी उसे रिमूव करानी पड़ी तो उसे 6 वीक की पेड लीव इमीडिएटली डे ऑफ इवेंट से देना जरूरी है, मतलब 1.5 महीने उसे छुट्टी देना जरूरी है। देखो ऐसी अगर 48 वुमेन 2 वीमेन है, 50 टोटल अगर एम्प्लॉय, तब भी आपको क्रेचेस देना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल हेड काउंट के बेसिस पे, ना कि वुमेन के बेसिस। आधार मैंडेट, मैंडेटरी आइडेंटिटी की टू रजिस्टर वर्कर रिसीव एनी बेनिफिट, सपोज उसे पीएफ लेना है, ईएसआई लेना है, मैटरनिटी लेना है, तो उसे क्या है, रिसीव पेमेंट फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी फंड, तो उसे पेमेंट कहाँ से मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी फंड से, तो उसे अपना आधार नंबर स्ट्रिक्टली मैंडेट कराना जरूरी है। बेनिफिट, इससे क्या होता है, उसे कंप्लीट पोर्टेबिलिटी होती है। माइग्रेंट वर्कर को कोई बिहार से आ रहा है, ठीक है, तो वो अपना ईएसआई हॉस्पिटल में, यहाँ पर अगर नोएडा आगे काम कर रहा है तो ईएसआई हॉस्पिटल में एक्सेस बेनिफिट ले सकता है। गुजरात में मतलब बिना किसी फिजिकल पेपर ट्रांसफर के वो डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, मतलब वो बेनिफिट। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, आपको पता है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया है स्पेशली इनके लिए, अनऑर्गेनाइज वर्किंग सेक्टर के लिए, गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, जिसमें कंपोजिशन क्या है, इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव एग्रीगेटर्स, गिग वर्कर और सिविल सोसाइटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट की रखा है कि ई श्रम पोर्टल टू रजिस्टर अनऑर्गेनाइज वर्कर टू बोर्ड एक्चुअली है डाटा वर्क विद, मतलब उन्होंने बोला ई श्रम पोर्टल पे आपको जरूरी है रजिस्टर कराइए जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, और अब तक 28 करोड़ से ज्यादा वर्कर रजिस्टर हो चुके हैं। 5 ईयर लिमिटेशन इन पीएफ इंक्वायरी, पहले क्या था कि अगर मैं अंडर सेक्शन 7A ओल्ड ईपीएफ की बात करूं 1950, कोई स्टेचुरी टाइम लिमिट नहीं थी। अगर आपका पीएफ अटक गया है, कोई डिफॉल्ट हो गया, तो वो लगाई 20-20 साल हो जा रहे हैं, और मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्योस थी। अब नया रूल आया कि स्ट्रिक्टली कर दिया है कि सिर्फ 5 साल के अंदर आपको वो सारा असेसमेंट इंक्वायरी करके सेटलमेंट कर देना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ऑफ द गिग वर्कर फंड, मतलब किस तरीके से हम गिग वर्कर का फंड कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है जो एग्रीगेटर है, मतलब जो सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे उबर हो गया, स्विगी हो गया, अर्बन कंपनी हो गई, ये सब लोग मिलके क्या है, जो उनका एनुअल टर्नओवर है वो 1% to 2% सोशल सिक्योरिटी फंड में डालते हैं। लेकिन एक प्रोटेक्टिव कैप है कि ऐसा ना हो कि एग्रीगेटर ही बैंकक्रप्ट हो जाए, क्योंकि वो अपना 1% to 2% दे रहे हैं, तो उन्होंने एक हार्ड सीलिंग लगा रखी है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल अमाउंट पेड और पेबल टू गिग वर्कर इन दैट ईयर, मतलब 5% से जो अमाउंट आप सबमिट कर रहे हो 1 to 2%, वो 5% से ज्यादा उसमें वर्कर को जो दे रहे हो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर रजिस्टर करना है ऐसे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को इन बेनिफिट के लिए, तो उनकी जो वर्कर कितने कितने एज के बीच में होना चाहिए, 16 to 60 ईयर ऑफ एज। ठीक है, क्योंकि एनीवन अगर सपोज करो ओल्डर देन 60 ईयर है, डिलीवरिंग फूड इज लीगली इनविजिबल टू द फंड। ठीक है, तो वो अगर 60 ईयर से अबव है तो वो उसमें नहीं काउंट होगा। देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉर कॉर्पोरेट डायरेक्टर, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, इफ एन एम्प्लॉय डिडक्ट द एम्प्लॉय शेयर, सपोज करो एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर दिया है एम्प्लॉय के शेयर का ईपीएफ ईएसआई फ्रॉम देयर सैलरी, बट डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट के साथ, तो वो क्रिमिनल ब्रांच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगी। सपोज करो मैं अगर वर्किंग हूँ तो मेरे अकाउंट से तो डिडक्ट हो रहा है, लेकिन वहां पीएफ पोर्टल पे सबमिट नहीं हो रहा है, तो ये ऑफेंस। पेनल्टी क्या है, अगर इसके लिए तो क्राइम मैंडेटरी इम्प्रिजमेंट टर्म है 1 year to 3 year है, और फाइन अप टू द 1 lakh है। पर्सनल लाइबिलिटी, द कोड एक्सप्लिसिटली स्टेट इफ ए ऑफेंस इज कमिटेड बाय कंपनी, अगर ऐसा ऑफेंस किसी कंपनी ने किया है, एवरी पर्सन हु इज इन चार्ज, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अगर
कोई भी इनमें से कोई भी पर्सन है जिसके ऊपर जिसने ये ऑफेंस किया है, डायरेक्टर हो, मैनेजर हो या सेक्रेटरी हो, जो वो ऑल टाइम guilty at the time will be deemed guilty and personally liable unless they can prove offense without their knowledge or despite। मतलब अगर सपोज करो अगर कोई वहां पे है चार्ज में, डायरेक्टर, मैनेजिंग सेक्रेटरी, अगर किसी ने किया है तो वो उसे गिल्टी माना जाएगा। मतलब उसे खुद ही ये सबमिट करना पड़ेगा, पर्सनैलिटी उसकी जिम्मेदारी है कि ईपीएफ प्रॉपर हो, जब तक वो प्रूफ ना कर दे कि मेरी नॉलेज के बिना ये सारा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो उसकी लाइबिलिटी है डायरेक्टर की या मैनेजर की या सेक्रेटरी की, ठीक है। देन वार्निंग, हजारियस फाइनेंशियल प्रैक्टिस, क्राइम डिडक्टिंग पीएफएसी फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी बट फेलिंग टू डिपोजिट, यही तो बोला डिपोजिट। तो पेनल्टी मैंने आपको बताया 1 to 3 year 1 lakh फाइन। तो कॉर्पोरेट लाइबिलिटी वार्निंग का एवरी डायरेक्टर मैनेजर चार्ज पर्सनली लाइबल माना जाएगा, डीम्ड गिल्टी माना जाएगा, जब तक वो ये प्रूफ नहीं कर देगा कि मेरी इग्नोरेंस में ये सारा हुआ है। देन कम टू द पीवाईक्यू सेशन। अब हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कर दिया, सोशल सिक्योरिटी कोड कर दिया, देन अब हम उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। Then under the Industrial Relation Code 2020, a supervisor is excluded from the definition work if their monthly wage exceed। तो मैंने आपको बताया इनकी 18,000 से ज्यादा है तो वो इसमें वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ओके, then come to the question number 2। For a trade union to be registered, it must have member comprising at least 10% of workforce। तो मैंने आपको बताया ट्रेड यूनियन को रजिस्टर होने के लिए उन्हें कम से कम 10% ऑफ वर्कर और 100 विच एवर इज लेस होता है तब वो रजिस्टर करते। तो योर आंसर इज बी। Then come to the question number 3। What percentage of worker on the muster roll is requiring to recognize union cell negotiation union। मैंने आपको बताया कि अगर 51% हैं रजिस्टर्ड हैं, सपोर्ट में हैं यूनियन के, तो वो सोल नेगोशिएशन यूनियन कहलाएगी। तो योर आंसर इज कम से कम 51% वर्कर मस्टर रोल पे होने चाहिए। Then come to the question number 4। If no union has 51 membership, मैंने आपको बताया अगर यूनियन के पास 51 मेंबरशिप नहीं है, अगर नेगोशिएशन काउंसिल फॉर्म हुई है तो कितना मिनिमम मेंबरशिप सीट पाने के लिए कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 20% होना चाहिए। ओके, देन द थ्रेशोल्ड फॉर मैंडेटरी फॉर्मलाइजिंग स्टैंडिंग ऑर्डर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 100। पहले 100 वर्कर थी स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में कि अगर 100 वर्कर होते हैं वहां पे ये अप्लाई होगा एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, लेकिन अब क्या है अगर 300 वर्कर होंगे वहां पे अप्लाई होगा। तो अब क्या है आप इजीली ले ऑफ रिट्रेंचमेंट कर सकते हो, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। How many day of mandatory notice must be given before initiating strike in any industry establishment। आपको 40 days का नोटिस देना पड़ेगा कोई भी स्ट्राइक स्टार्ट होने से पहले, किसी भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश, ना कि ऐसा नहीं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में, किसी में भी 40 डे का नोटिस देना पड़ेगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। What is the maximum number of allowed in grievance redressal committee? मैक्सिमम कितना है, 10 मेंबर। ओके, 10 मेंबर अलाउड है। उसमें अगर 20 मेंबर जब है, अगर किसी कंपनी में 20 या 20 से ज्यादा मेंबर हैं तो वहां पे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी फॉर्म होगी, लेकिन मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, 10 नंबर होंगे। ओके, देन which is the following dispute resolution body has been permanently abolished under the industrial relation code। कौन सी permanently abolished होगी, मतलब खत्म ही होगी। इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल है, नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल है, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन परमानेंट हमारे अबॉलिश हो गए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9। न्यू इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल विल कंसिस्ट हाउ मेनी मेंबर टू क्लियर ब्लैक लॉ। आपको पता है 1 जुडिशियल मेंबर पहले होता था, नो 1 जुडिशियल प्लस 1 एडमिनिस्ट्रेटिव, यस ये है आपका 2, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10। What is the maximum percentage of the worker that can be declared as a protected workman। तो मैंने आपको बताया कितना है, 1% है और मैक्सिमम 100 है। Then employer must give how many day of notice before changing service condition। मैंने आपको बताया एम्प्लॉयर को अगर किसी की सर्विस ड्यूटी अगर चेंज करना चाह रहे हैं, शिफ्ट चेंज करना चाहते हैं, उसे कम से कम 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ओके, then come to the question number 12। Establishment that fewer than how many worker no longer need prior government permission for layoff। मतलब आपने बोला अगर जहां 300 वर्कर से अगर कम हैं तो वहां पे आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ले ऑफ करने की, रिट्रीच करने के लिए, क्लोजर करने के लिए। तो योर आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 30।
Within how many days must an employer contribute to worker reskilling fund after the replacement? मैंने आपको बताया कितने दिन एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना है वर्कर को रीस्किलिंग फंड आफ्टर रिट्रेसमेंट। तो मैंने आपको बताया 45 डेज के अंदर करना है और कितना देना 15 डे का कंट्रीब्यूट करना है। Then question number 40. The grievance redressal committee must resolve individual grievance within. मैंने आपको 30 दिन के अंदर रिजॉल्व कर देना चाहिए। पहले 45 थे, अब 30 डेज हो गया। ठीक है। Then retrenchment compensation is calculated at the rate of how many average pay day complete year of services. तो मैंने आपको बताया कि कितने डेज पे एवरेज रिट्रेचमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं 15 डेज पे। ठीक है, एवरेज पे जितना उसने कंप्लीट किया है सर्विसेज। देन हाउ मेनी लेगेसी सेंट्रल लेवल लॉ सम इन कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड। आपको पता है 9 एक्ट हैं सोशल सिक्योरिटी कोड में। अब आप मुझे कमेंट पे बताओगे कि कौन कौन से 9 एक्ट हैं अगर आपको याद हो तो। Then question number 17. Which of the following act is oldest act subsumed under the labor code? मैंने आपको बताया सबसे oldest कौन सा है, आप देख के ही बता सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, क्योंकि 1923 सबसे oldest act है। Aggregator must contribute what percentage of their annual turnover gig worker social security fund? मैंने आपको पहले बताया 1% टू टोटल परसेंट आप करते हो, लेकिन कंडीशन है कि ऐसा ना कि वो वर्कर ही मतलब जो एग्रीगेटर है वो बैंकक्रप्ट हो जाए, तो आप 50% मतलब 5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते जितना आप वर्कर को दे रहे हो। देन क्वेश्चन नंबर 19. द कंट्रीब्यूशन बाय एन एग्रीगेटर टू द सोशल सिक्योरिटी फंड इज सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम कैप। तो मैंने आपको बताया कंट्रीब्यूशन एग्रीगेटर सोशल कितने मैक्सिमम, तो मैंने आपको बताया 5% ऑफ टोटल वेज पे टू द गिग वर्कर, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। Question number 20. Under the new code, fixed term employee are eligible for pro rata gratuity after 1 year services. 1 year services के बाद उसको क्या है pro rata basis पे gratuity मिल जाएगी। Then question number 21. For working journalists, the gratuity eligibility threshold has been reduced from 5 year to 3 year. अभी मैंने आपको बताया था। Then question number 20. What is the new absolute time limit for authority to initiate an inquiry for PF and ESI डिफॉल्ट? मैंने आपको बताया न्यू एब्सोल्यूट टाइम, पहले बहुत 20 साल लग जाते हैं, अब उन्होंने बोला 5 साल के अंदर आपको इंक्वायरी कोई भी डिफॉल्ट है उसको करके देना है। देन क्वेश्चन नंबर 23. ए क्रच फैसिलिटी इज मैंडेटरी फॉर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय हाउ मेनी वर्कर? टोटल हेड काउंट कितना? 50 और मोर वुमेन, 30 और मोर वुमेन नो। देखो 30 और वुमेन फैक्ट्री एक्ट में था, 50 और मोर वुमेन नो, 50 और मोर एम्प्लॉय है, यस मेल फीमेल को मिला के 50 होनी चाहिए तब है। तो योर आंसर इज सी, ये आंसर है आपका और ऑप्शन नंबर सी। If an establishment carries out physical hazardous work, ESI apply has at least. अगर कोई एस्टेब्लिश hazardous वर्क का काम कर रही है तो वहां पर अगर एक भी एम्प्लॉय होगा तभी वो ESI एक्ट के अंदर आएगा। ठीक। Then question number 25. Deducting an employee PF share but failing to the deposit it carry mandatory imprisonment. मैंने आपको बोला कि अगर वो एम्प्लॉय PF का शेयर तो डिडक्ट कर रहा है लेकिन डिपॉजिट नहीं कर रहा है तो उसको कितना है 1 to 3 ईयर का सजा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26. Which part of building of construction worker act framework is subsumed under the social security code? तो मैंने आपको बताया कि दो में ये OSH कोड है जिसमें बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर पूरा एक्ट आता है जिसमें सेफ्टी रिगार्डिंग होता है, और जो सीस फंड है, ठीक है, वेलफेयर सेस एक्ट है, वो हमारा सोशल सिक्योरिटी एक्ट में आता है। तो कंडीशन ऑफ सर्विसेज किस में आती है? OSSWC में आती है, और वेलफेयर सेस एक्ट आता है हमारा सोशल सिक्योरिटी में आता है। तो योर आंसर इज बी। Then question number 27. Under the section 142, what is the strictly mandatory for receiving any benefit from social security fund? तो अगर आपको सोशल सिक्योरिटी फंड के बेनिफिट लेने तो आपको अपना आधार कार्ड मैंडेटरी लिंक कराना पड़ेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 28. To be registered as a gig or platform worker, individual must be between the age of 16 to 60. ठीक है, इसकी एज के बीच में होना चाहिए तभी वो रजिस्टर होंगे एज ए गिग प्लेटफॉर्म worker. Then question number 29. If free prenatal postnatal care is not provide the, अगर आपने प्रीनेटल पोस्टनेटल मतलब उससे पहले उसके बाद की केयर नहीं प्रोवाइड करी तो आपको एज ए मेडिकल बोनस एटलीस्ट 3500 देना पड़ेगा। ठीक है। Then question number 30. Under the code, gig and platform worker are eligible for social security fund, but they are not legally classified as a employee. मैंने आपको बताया वो
सोशल सिक्योरिटी फंड के लिए तो एलिजिबल है, लेकिन वो उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो योर आंसर इज। तो आज हमारे लेबर कोड का फर्स्ट हमने कोड ऑफ वेजेस कराया, देन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कराया, देन सोशल सिक्योरिटी कोड कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम OSSWC कोड कराएंगे, जिससे हमारी लेबर कोड सीरीज खत्म हो जाएगी। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो। अगर समझ में आए तो कमेंट करिएगा। अगर कोई और टॉपिक की क्वेरी है तो आप प्लीज मेंशन करिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर like this more updated video.